मैप देखती थी लाइक 2 months बिफोर एवरी डे फॉर 60 days प्रायर टू प्रीलिम्स एवरी डे आई यूज्ड टू लुक एट द वर्ल्ड मैप ताकि मुझे पूरा याद रहे। मैंने एनसीईआरटी से पढ़ी हूँ और उसके बाद एनी कोचिंग मटेरियल का साइंस एंड टेक वो आता है मंथली मैगजीन। तो मंथली मैगजीन से मैंने कवर किया साइंस एंड टेक जितना भी हो सके। एंड हिंदू में पढ़ती थी ज़्यादा, फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स आई यूज टू यूज़। GS 1 में मैंने ज़्यादा किया, GS 3 में भी मैंने पूरे डायग्राम्स का यूज़ किया। एटीट्यूड, मेरे ओन एथिक्स, दोज आई ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लर्न एंड मेड अ होल नोट्स बाय माई सेल्फ। प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करती थी। इफ़ यू वन स्टार्ट डूइंग इट, आपको समझ में आ जाता है कहाँ कहाँ से मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं। गेट देम एट एनी कॉस्ट। तो हर सुबह मैं एक बार इनको ऐसे देख के रख लेती थी। GS का सिलेबस रुक ना जाए, जैसे अगर मैंने सर्किल कर दिया हो तो वहाँ से कुछ और आई हैड टू ऐड समथिंग मोर। UPSC इज़ नॉट अबाउट मगिंग अप एट ऑल। तो बहुत सारे लोग जो बाहर होते हैं ना, वो बोलते हैं हमको कितना पढ़ लेते हो, कितना रट्टा मारते हो। कभी रट्टा मारना होता ही नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। सभी हमारे साथ हैं मेघना काबरी मैम, जिनका 83 रैंक के साथ UPSC में सिलेक्शन हुआ है और ये मैम का फर्स्ट अटैम्प्ट था और जो मैम का ऑप्शनल है वो सोशियोलॉजी था। तो आज हम मैम की जर्नी जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही, साथ में उनकी स्ट्रैटेजी, बुक लिस्ट वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं सब इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। माय नेम इज़ मेघना एंड मैंने पढ़ाई पूरा हैदराबाद से किया है। उसके बाद मैंने बीटेक किया था NIT वारंगल से, 2016 में मैंने कंप्लीट किया। और फिर बाद में आई हैव डन MBA फ्रॉम IIM लखनऊ, वो मेरा 2018 में कंप्लीट हुआ। और उसके बाद 1 ईयर 2019 मार्च तक मैंने ITC में बेंगलुरु में काम किया था एज एन असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर। फिर उसके बाद 1 ईयर आई हैव टेकन ब्रेक। 19 जून में मैं दिल्ली आई थी प्रिपरेशन के लिए। तो 2020 मार्च तक आई वॉज देयर इन दिल्ली। मैंने कंप्लीट किया अपना कोचिंग, वो सारा मटेरियल जो भी चाहिए। फिर प्रीलिम्स तक जब मैंने कंप्लीट किया, देन आई हैड टू कम बैक टू हैदराबाद कोविड के वजह से। तब से मैंने घर से पढ़ाई करके ये क्रैक किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में। ओके, सो मैम आप देखा जाए तो अच्छे जॉब में थे, फिर आपने जॉब क्यों छोड़ा और आप UPSC या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन क्यों करने लगे? कहाँ से ऐसा मोटिवेशन मिला? वैसे मेरे पापा के ज़रिए मुझे सिविल सर्वेंट्स का एक्सपोजर था बचपन से, सो इट वाज ऑलवेज़ देयर कि मैं ये करूं। फिर बाद में ये लगा कि एक्चुअल एक बड़ा बेस होना चाहिए अपने आप के लिए। तो फिर MBA करने के बाद मैंने ITC में जॉब लिया था उस टाइम पे। बट जब ITC में जॉब भी करती थी उस टाइम भी मुझे यही लगता था, क्योंकि ITC में ऐसा एक्सपोजर बड़ा होता है सेल्स मार्केटिंग में। तो बहुत सारे लोगों को देखने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि being in a government job will make much more sense to me, a meaningful job and all to the service also, to the society also. तो इसीलिए मैंने तब ये डिसीजन लिया कि मुझे ये छोड़ना है। ओके मैम, सो जैसे ही आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आए तो मैम क्या होता है कि गाइडेंस वगैरह, जैसे कि आपने बताया इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, और फिर कैसे रिसोर्सेज को कलेक्ट करना स्टार्ट किया, या यूँ कहें कि आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की? तो एक्चुअली जब मैं जून 2019 में दिल्ली आई थी उस टाइम पे मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। जैसे कि NCERTs में स्टेट सिलेबस से थी, तो NCERTs क्या होते हैं वो भी मुझे ज़्यादा मालूम नहीं थे। तो फर्स्टली मैंने टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखे। तो मैंने अनु कुमारी मैम का इंटरव्यू देखा था, क्योंकि मैम ने भी पूरा फ्रॉम स्क्रैच शुरू किया, कुछ भी उनको मालूम नहीं था। फिर बुक लिस्ट मैंने एक बनाई और बुक लिस्ट को आई केप्ट ऑन रिवाइजिंग। मैंने कोचिंग लिया था GS के लिए, बट देन ऑप्शनल के लिए भी मैंने कोचिंग लिया था। ऑप्शनल के लिए कोचिंग मुझे बहुत ज़रूरी लगी। वैसे GS का आप बिना कोचिंग भी कर सकते हो। और एक बार जब मेरा बेस बन गया था, देन आई स्टार्टेड गिविंग मेरे मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट मैंने GS कोर्स से भी लिया था, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट वाले। फिर उसके बाद वैसे मैंने बिल्डअप किया एक के बाद एक। देन आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि UPSC चाहता, मतलब पेपर सेट स्टैंडर्ड कैसा आता है। राइट, ओके। सो मैम आप अपने प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बताइए स्टेप बाय स्टेप कि आपने प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी कैसे बनाई और फिर इसका एग्जाम। प्रीलिम्स का मैंने स्टार्टिंग अक्टूबर या नवंबर 2019 में फर्स्ट मैंने अपना मॉक दिया था। उस समय बहुत ही कम मार्क्स आते थे मुझे, जैसे कि 55 ऐसे 50। तो मुझे समझ में नहीं आया कि गलत क्या हो रही थी। फिर तब मुझे लगा कि प्रीलिम्स या फिर
यूपीएससी ऐसा नहीं है कि आप कहाँ से पढ़ लो और वही तुम्हें पूछा जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो यू हैव टू अप्लाई योर जनरल अंडरस्टैंडिंग, आपका जो सोसाइटी का या फिर हिस्ट्री का, ज्योग्राफी कुछ की एलिमिनेशन करते रहना ऑप्शंस। वैसे मेरा पहला स्ट्रैटेजी यही था कि फर्स्टली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, और उसको अगर आपको डायरेक्टली उसको आंसर कर सकते हो तो फिर दैट इज़ डायरेक्ट शॉट। अगर नहीं कर सकते उसको एलिमिनेट या फिर लॉजिकली किसी तरीके से आंसर को डिराइव करना, वैसा आई स्टार्टेड लर्निंग। एंड तीसरी बात ये होती कि आपका बैलेंस, रेंज और आपकी एक्यूरेसी। मैंने जब ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स देने लगी उस टाइम पे मुझे ये लगा कि माई एक्यूरेसी समवेयर अराउंड 70%। तो मुझे ये समझ में आ गया दैट आई हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 90, अराउंड 85 to 90 टू स्कोर 105 प्लस। तो वैसे मैंने अपने मॉक्स का मोर एंड मोर व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग माई प्रीलिम्स मॉक्स, तब मुझे ये लगा। एंड व्हेन इट कम्स टू बुक्स एंड ऑल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने ज़्यादा फोकस किया प्रीलिम्स के लिए। रीजनल फैक्ट्स, मैप्स, मैं मैप देखती थी लाइक 2 months बिफोर एवरी डे, फॉर 60 days प्रायर टू प्रीलिम्स एवरी डे आई यूज्ड टू लुक एट द वर्ल्ड मैप, ताकि मुझे पूरा याद रहे। एंड डेट्स फ्रॉम हिस्ट्री, जैसे कि स्पेक्ट्रम में एक लास्ट में एक लिस्ट होता है विच ऑल न्यूज़पेपर्स, विच ऑल यस, वो वाला। तो वैसे वैसे छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा मैंने ध्यान दिया प्रीलिम्स के लिए। एंड एनवायरनमेंट के लिए भी एक ब्रॉड आइडिया होना बहुत ज़रूरी मुझे लगा प्रीलिम्स के लिए। ओके, सो मैम आपने साइंस टेक के बारे में बताया, तो उसमें कहाँ से रिसोर्स को कलेक्ट किया मैम, बुक्स या गूगल वगैरह कैसे? एक तो NCERTs जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आते हैं, स्पेशली फॉर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड ICT टेक्नोलॉजीज़ के लिए आपका बेसिक जो होता है वो NCERT से कवर करना मुझे ज़रूरी लगा। जैसे कि CSE 2020 प्रीलिम्स में एनिमल सेल में एक क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज़ वेरी बेसिक। तो बेसिक्स मैंने NCERT से पढ़ी हूँ। और उसके बाद एनी कोचिंग मटेरियल का साइंस एंड टेक वो आता है मंथली मैगजीन। Yes. तो मंथली मैगजीन से मैंने कवर किया साइंस एंड टेक जितना भी हो सके। एंड हिंदू में पढ़ती थी साइंस एंड टेक के लिए। आपके पास अगर टाइम हो तो इंडिया बुक भी आप रेफर कर सकते हो, गवर्नमेंट का जो इंडिया बुक होता है वो भी मुझे लगा कि शायद मैं कर सकती थी, मैंने नहीं किया, बट बिकॉज साइंस एंड टेक इज़ गेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आप वो भी कर सकते हो। ओके, सो मैम मेंस की स्ट्रेटजी बताइए, क्योंकि फाइनल रैंक जो आपका टॉप रैंक बना है कहीं ना कहीं मेंस के वजह से ही बना है। हाँ जी, तो मेंस के लिए सबसे मेरा आई थिंक विच वर्क फॉर मी इज़ राइटिंग द सेम पॉइंट लिटिल क्रिएटिवली। तो इसके लिए मुझे अब सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर ने मेरा सहारा दिया। जैसे कि न्यूज़पेपर में कोई भी छोटी सी आर्टिकल आ जाए, इफ़ इट इज़ फिटिंग इन एनी ऑफ द GS आंसर्स, तो मैं उसको पिक करके अपने न्यूज़ नोट्स में ही छोटा सा एक कॉलम बनाती थी। एंड आई यूज़ टू रिवाइज देम अगेन एंड अगेन ताकि वो पेपर में आए। जैसे कि आई टेल यू अ स्मॉल एग्जाम्पल, एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ही एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का हमारा पेपर में क्वेश्चन आया था, ये हमारे लक्ष्मीकांत में या फिर कई कोचिंग मटेरियल में ये बोला जाता है कि LSG में द मेन पॉइंट इज़ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एंड दे डोंट हैव द फाइनेंशियल पावर। तो इसके लिए दिस इज़ अ वेग पॉइंट, बट हमेशा न्यूज़पेपर में कैग का रिपोर्ट आता है, कॉन्टेम्प्रेरी एंड ऑडिटर जनरल का। उस रिपोर्ट में ये भी देता है प्रॉपरली कि 80% ऑफ द LSG's टैक्सेस आर ओनली फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स एंड ओनली 1% ऑफ द होल GDP जो हमारा आता है वो LSG के टैक्सेस से आ जाते हैं। तो ऐसे वाले छोटे छोटे पॉइंटर्स, डेटा पॉइंट से मैं अपनी आंसर शुरू करती थी ताकि वो इम्पैक्टफुल लगे। एंड अगर जब भी मैं ऐसे पॉइंटर्स लगाती हूँ उनको हाईलाइट भी करती थी। एंड ज़्यादा फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स आई यूज़ टू यूज़। GS 1 में मैंने ज़्यादा किया, GS 3 में भी मैंने पूरे डायग्राम्स का यूज़ किया था। तो इस वजह से मुझे लगा कि माई मेन पिलर वॉज न्यूज़पेपर एंड थोड़ा हटके से थोड़ा लिखना। ओके, सो मैम एथिक्स को लेकर, GS 4 को लेकर स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज में रहते हैं कि एक्चुअल में क्या पढ़ें, क्योंकि सिलेबस देखा जाए तो कम ही है, बट पढ़ने इसको एक हल्के में भी ले लेते हैं कि ठीक है हो जाएगा, बट नॉर्मली स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आते हैं कभी कभी। एथिक्स का मैं बोल देती हूँ पहले। तो एथिक्स का मैंने क्या किया था, पहले जो भी सिलेबस का एक एक शब्द होता है सिलेबस शीट में, उसको मैंने लेके गूगल में रिसर्च किया। आई यूज्ड टू लुक एट डेफिनेशन एंड उसके बाद मैंने कोई यूट्यूब पे, जैसे कि हार्वर्ड का हो गया, स्टैनफोर्ड का हो गया, जो भी प्रोफेसर्स के लेक्चर्स मिलते हैं वहाँ पे लेक्चर्स मिलते हैं, उन लेक्चर्स को मैंने पढ़ा। एंड देन आई रिफ्लेक्टेड अपॉन माई ओन लाइफ कि क्या हो सकते हैं मेरी एटीट्यूड, मेरे ओन एथिक्स,
those I tried to understand and learn and made a whole notes by myself. And when it comes to case studies के लिए there are many different ways, जैसे कि स्टेक होल्डर अप्रोच हो गया, कोई और अप्रोच हो गया, सोक्रेटिस का ट्रिपल टेस्ट अप्रोच हो गया, ऐसे मैंने 5 या 6 सब प्री मेड फ्लो चार्ट्स होते थे मेरे लिए. सो सेक्शन बी के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम. तो आपको पहले यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली, एंड इफ़ यू हैव दीज प्री प्लान्ड फ्लो चार्ट्स, fit one of the questions into the flow charts and finish off the plan section B in 1 hour 45 minutes, 1 hour 40 minutes. And then जो सेक्शन ए होता है 1 hour 10 minutes के, इसमें आप उसको कंप्लीट कर सकते हो. तो सेक्शन ए के लिए मोस्टली आई प्रिपेयर्ड माई ओन नोट्स, एंड कभी कभी मैंने किसी प्रॉफ का यूट्यूब में मैंने देख के पढ़ाई की. और सेक्शन बी के लिए ज़्यादातर मैंने अपने क्लास नोट्स में जो फ्लो चार्ट्स होते हैं वो मैंने किया. और टॉपर्स के इंटरव्यूज़ में भी थे लास्ट टाइम एसे के, विक्रम ग्रेवाल का एक एसे पे था, एंड वैसे मनोज सर का जीएस कोर्स से उन्होंने भी फ्लो चार्ट्स दिए थे क्लास में, तो वो मैंने स्टैंडर्ड एक रखा अपने के लिए. ओके, सो मैम जो आप नोट्स बनाते हो, शॉर्ट नोट्स हो गए, तो वो कैसे बनाते हो? बुक से उनको कैसे लिखते हो नोट्स में, और कितना डाटा लिखते हो, कितना, जैसे कि लक्ष्मीकांत है तो उसके कितने पेज में एक नोट बना लेते हो? शॉर्ट नोट क्या है या फिर नोट्स क्या हैं? जो एक तो लक्ष्मीकांत के लिए मैंने कभी नोट्स नहीं बनाया था. वो बोलता है ना लक्ष्मीकांत अपने आप के लिए जस्ट मैं इस तरीके का कह रहा हूँ, जैसे स्पेक्ट्रम का भी बना सकते हैं या फिर एनवायरनमेंट का भी नोट्स, किसी भी सब्जेक्ट का. तो मैं हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा नोट्स मैंने बनाया था, बिकॉज हिस्ट्री में क्या होता है, आपको ओल्ड एनसीईआरटीज़ भी करने पड़ते हैं, थीम्स में भी करने पड़ते थे. तो वंस यू लुक एट पास्ट ईयर पेपर्स, जैसे कि ये मेरी मेंस की बहुत स्ट्रैटेजी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है. प्रीवियस ईयर पेपर्स में बहुत ज़्यादा फोकस करती थी और प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करती थी. इफ़ यू वन स्टार्ट डूइंग इट, आपको समझ में आ जाता है कहाँ से मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो उस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाना शुरू किया. जैसे कि ब्लू बॉक्सेस होते हैं न्यू एनसीईआरटी थीम्स में, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमेशा उनको मैं प्रायोरिटी देती थी अपनी क्लास नोट्स में. जैसे आप बोल रहे हो एनवायरनमेंट में शंकर IAS का मैं वो बुक आता है वो मैंने फॉलो किया. और उसके बाद डाउन टू अर्थ मैगजीन होता है, उसमें जो भी मेन चीज़ें आते हैं, जैसे कि हेडिंग में या फिर कई फर्स्ट शॉर्ट में कंक्लूजन में वो लोग दे देते थे थोड़े पॉइंटर्स, वो मैं लिख के मेंस के लिए आई यूज़ टू कीप इट असाइड. जैसे कि क्लाइमेट रिपोर्ट आता है, क्लाइमेट रिपोर्ट में भी हाईलाइट्स आ जाते हैं. हमारा IPCC रिपोर्ट आता है एक, विच इज़ वेरी वेल नोन टू एवरीवन, तो उनके भी समरी आता है. सबका समरी में पढ़ती थी फॉर श्योर. फॉर फ्यू गवर्नमेंट रिपोर्ट्स जैसे इकोनॉमिक्स हवे मैं पूरा पढ़ती थी, बट दूसरे रिपोर्ट्स का मैं बस समरी पढ़ के उसके पॉइंटर्स में लिख के अपने नोट्स के पास में लिख देती थी. एंड रिवाइज देम एवरी नाउ एंड देन, उसको ऐसे रखना मत. ओके मैम, सो मैम अगर बात करें ऐसे की, तो ऐसे के लिए आपने कैसे तैयारी करी? ऐसे के लिए तो मैंने प्रिलिम्स के बाद ही शुरू किया था. एंड मैंने मनोज सर से, GS कोर में मनोज सर जो है उनसे मैंने कोचिंग लिया. तो फर्स्ट 2 एसेज जब मैंने लिखा था, सर ने तभी बोला था कि हाँ ये तुम्हारे पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, यहाँ पे तुम गलत कर रही हो. जैसे मेरी क्रिटिकल एनालिसिस, सर 2-3 पॉइंटर्स होते हैं. जैसे क्रिटिकल एनालिसिस एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एसे के लिए, एंड डिफरेंट डायमेंशंस में लिख पाना, डीप इन दैट डायमेंशन वो लिख पाना, ये सारे चीज़ें सर ने GS कोर में बताया था. उस पॉइंटर्स में आई वॉज डूइंग फाइन. जैसे कि माई वीकनेसेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वर कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाती थी. कभी ऐसे में आई यूज्ड टू गो अ लिटिल अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो उसको फिर मैंने वर्क किया. तो आई हैड गिवन 3 फुल लेंथ मॉक्स ऐसे के लिए, एंड मेरा फाइनल मॉक में 139, फाइनल ऐसे में 139 आया था. ओके, सो मैम रिवीजन की बात करें तो रिवीजन के लिए आप कैसे करते थे और कितना टाइम देते थे, कितने टाइम बाद करते थे रिवीजन? रिवीजन के लिए हमेशा आई थिंक इट शुड हैव हाफ ऑफ द टाइम. मतलब आप एक दिन में, बाय द टाइम ऑफ आफ्टर योर प्रीलिम्स, आई डिड नॉट पिक अप एनीथिंग वेरी न्यू एक्सेप्ट फॉर एथिक्स का मेरा थोड़ा रह गया था लास्ट में, तो इसलिए मेरा थोड़ा आई हैड टू ऐड, एंड ऑप्शनल में भी मैंने थोड़ा ऐड किया था. बट आफ्टर माई प्रीलिम्स टू मेंस मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था. आई जस्ट केप्ट ऑन रिवाइजिंग एवरीथिंग दैट आई हैड गॉटन फ्रॉम न्यूज़पेपर पहले से, या फिर मेरे स्टार्टिंग नोट्स हो गए, लक्ष्मीकांत वैसे रेफरेंस मटेरियल हो गया, वही मैं रिवाइज करती. तो रिवीजन वाज वन ऑफ द वेरी क्रूशियल पार्ट्स ऑफ माय जर्नी. तो इसीलिए आई थिंक जो भी मैंने आपको बताया
those unique points या creative points में लिखती थी, I was able to remember all of it because I revised them like my class notes again. मैंने ऐसे न्यूज़पेपर पॉइंट्स की तरह बस साइड में नहीं रखा था, उसको मैंने पूरा एक बुक की तरह, उसको भी एक टॉपिक की तरह मैं रिवाइज करती थी, करंट अफेयर्स को। ओके, सो मैम आप प्रिपरेशन करते होगे तो कुछ ऐसे पॉइंट्स या गलतियां लगती होंगी कि इतनी कमी मैंने इधर का गलतियां कर दी या फिर ये कमियां हैं मुझ में, तो उनके बारे में बताइए जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते भी हैं। एक तो टाइम टेबल सेट होना मुझे बहुत टाइम लगा, बिकॉज सुबह उठना आई वाज नॉट एबल टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग्स, एंड मैं रात पढ़ाई करती थी, विच इज़ नॉट गुड फॉर यूपीएससी। आई वुड अर्ज एवरीवन टू चेंज दैट टाइम टेबल। तो फिर उसके लिए आई हैड टू स्ट्रगल अलॉट। उसके लिए तो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ सेल्फ मोटिवेशन। आपको अंदर से वो होना चाहिए। इट माइट टेक 10 days 11 days, बट इफ़ यू कीप पुशिंग योर सेल्फ कि 7 बजे 6 बजे आप उठ जाओ, रात को जल्दी सो जाओ, देन यू विल बी डूइंग ऑल राइट। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ फिनिशिंग द पेपर ऑन टाइम। मैंने जब मैंने अपना मेंस पेपर लिखा था, मैं 6 घंटे लिखी थी एक पेपर, जबकि 3 घंटे में यू हैव टू राइट। सो 6 hours आई रोट। इवन आई रिमेंबर माई लास्ट मॉक जो मैंने दिसंबर में दिया था, जबकि एग्ज़ाम जनवरी में है, तब भी मैंने 4 घंटे लिए थे पूरे। बिकॉज माई प्रैक्टिस वॉज नॉट गुड। मैंने इतना प्रैक्टिस नहीं किया था। मैंने प्रीलिम्स के बाद ही प्रॉपर प्रैक्टिस फुल लेंथ देना शुरू किया था। तो दिस इज़ अ मिस्टेक आई थिंक दैट एवरी वन हैज़ टू करेक्ट बिफोर, इवन लाइक नॉट लाइक मी। ऑन द डे ऑफ द एग्जाम इट वॉज लाइक डू एंड डाई। यू विल गो विद दैट एटीट्यूड कि 20 तो भाई यू हैव टू फिनिश इट ऑफ एंड कम। तो वहाँ पे भी लास्ट मोमेंट में शायद ऑप्शनल में 1-2 क्वेश्चन मेरे रुक गए थे। एंड दिस इज़ द मिस्टेक आई थिंक मैनी पीपल हैव आस्क्ड मी कि 20 पूरे लिखूं या फिर 18 अच्छे लिख के 2 छोड़ दूं। तो दैट नेवर वर्क्स। यू हैव टू राइट ऑल द 20 क्वेश्चंस एंड टाइम टेबल इज़ अ मस्ट। जो भी आप रिवीजन बोल रहे हो ना, वो टाइम टेबल से ही आएगा। अगर आपका टाइम टेबल नहीं ठीक बैठ रहा है तो फिर रिवीजन नहीं हो पाएगा। और रिवीजन के लिए योर पॉइंटर्स एंड एवरीथिंग हैव टू बी इन शॉर्ट, एंड नोट्स बना लेना। कभी भी चीज़ों को ऐसे फैलाना मत। हैव एवरीथिंग रिटन इन वन नोट्स। जैसे आप स्टैटिक मटेरियल बना रहे हो, हैव स्पेस, ताकि कोई नया पॉइंटर आपका न्यूज़पेपर से मिल जाए, वो ऐड कर ले वहाँ पे। राइट मैम। सो मैम आप सोशोलॉजी, जैसे आपने बताया आपका क्वेश्चन छूट गए थे, तो कितने मार्क्स आए आपके मैम जीएस सोशोलॉजी ऑप्शनल 1 और 2 में, और सोशोलॉजी कितना हेल्पफुल रहा आपकी सक्सेस में मैम? तो जब मैंने मेंस जब मेरा कंप्लीट हो गया, तो मैं आई रिमेंबर आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि अगर मेरा इस बार रुकेगा तो सोशियोलॉजी की वजह से रुकेगा। क्योंकि सोशियोलॉजी में भी ऐसा है कि यू हैव टू थिंक ऑन द स्पॉट। तो थिंकिंग में 1-2 मिनट रह जाता है हर एक क्वेश्चन के लिए। तो 19 क्वेश्चंस आर देयर एंड यू हैव टू थिंक 1-2 मिनट्स फॉर एवरी क्वेश्चन। तो मेरा वहाँ पे लेट हो गया था। एंड आई थिंक एक 20 मार्कर एंड एक 10 मार्कर मैंने ऐसे ही अटेम्प्ट किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। मैंने ठीक से अटेम्प्ट नहीं किया था, बट एट द एंड ऑफ इट केम वेल। मुझे 138 मिला फर्स्ट पेपर में, पेपर 2 में 136, तो पूरा मिला के 274 मुझे मिला। ओके, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है मैम। यस मैम। ओके, सो मैम जब आपने सुना कि या फिर रिजल्ट देखा फर्स्ट टाइम कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया फर्स्ट अटैम्प्ट में, मैम नॉर्मली यूपीएससी में नॉर्मली होता नहीं है, कम स्टूडेंट्स का ही होता है, तो क्या रिएक्शन था आपका और आपके फैमिली वालों का? एक्चुअली 24 सितंबर को पता था सब एस्पिरेंट्स को आज आने वाला है। एंड सो आई टोल्ड माय फादर पेरेंट्स कि आज आने वाला है। 23rd को मैंने बोला था, तो मेरे पापा आ गए थे दिल्ली को। जैसे कि अगर अच्छा भी हुआ तब भी मेरे साथ रहे, अगर बुरा भी रहे तब भी मेरे साथ रहे। तो 24th मॉर्निंग को ही हैड कम एंड इवनिंग तक हमने वेट किया। 6 o'clock हो रहे एंड रिजल्ट वॉज नॉट कमिंग। तो आई वॉज गेटिंग वेरी एंशियस एंड नेक्स्ट प्रीलिम्स का भी वो टेंशन था। मैं अपने पॉलिटी के बुक के साथ बैठी थी। पॉलिटी का लक्ष्मीकांत का बुक था वो। एंड जैसे 6:13 6:15 वैसे उस टाइम पे आया, तो आई चेक माई रैंक, तो वो ज़्यादा नीचे नहीं गया था। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज पे रुक गया था वो। तब मुझे लगा कि हाँ रैंक तो अच्छा आया होगा, बट मैंने ठीक से देखा नहीं था। तो इसमें समवन कॉल्ड मैसेज मी कि 83 है। फिर मैंने देखा 83 ही था। फिर मैंने पापा भी नहीं देखा, तो उन्होंने बोला कि हाँ 83 ही है। सो मेरा सबसे फर्स्ट रिएक्शन ये था कि मुझे प्रीलिम्स फिर से नहीं देना है। दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हैप्पीएस्ट थिंग फॉर मी। ओके, सो मैम अगर आपका रैंक और नीचे जाता तो क्या आप फिर से अपेयर होते यूपीएससी के लिए?
अगर आईएएस ना मिला तो कुछ और अगर मिलता होगा शायद मैं अपीयर होती फिर से। ओके, सो मैम ये मोटिवेशन कहीं ना कहीं कैसे इतना मोटिवेशन लाते हैं मैम? नॉर्मली मैंने भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया जो कि ऑलरेडी आईआरएस या फिर आईपीएस हैं, वो भी आईएएस के लिए अपेयर हो रहे हैं। तो मैम आईएएस में ऐसा खास क्या देखते हो आप? जो हम जैसे मैंने बोला था, आईएएस वाज ऑलवेज देयर इन माय माइंड कि ये जॉब करनी है। तो सब एवरीथिंग इज़ अ सिविल सर्विस जैसे Right. हम बोलते हैं, एंड एवरीथिंग इज़ अ गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बट द काइंड ऑफ जॉब वी डू इज़ वेरी डिफरेंट इन आईएएस, आईपीएस, आईआरएस। जैसे एक इंजीनियर कैसे अलग है मैनेजमेंट से, वैसा ही ये भी मुझे लगता है कि अलग ही है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मुझे ज़्यादातर इंटरेस्ट इसमें है कि मैं डेवलपमेंटल वर्क करूँ, जैसे हेल्थ में, एजुकेशन में, या वुमेन एम्पावरमेंट में, रूरल एरियाज़ में, एग्रीकल्चर में मुझे काम करने का बहुत इंटरेस्ट है। ये मैं आईपीएस या आईआरएस में नहीं कर पाऊंगी, तो Right, इसीलिए मुझे आईएएस ही करने का इंटरेस्ट है। ओके, सो जो मैम नए एस्पिरेंट हैं जो यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज मुझे ये लगता है कि डरना नहीं है। ये बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है, वो दैट इज़ ट्रू, बट इसमें डरना नहीं है। यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू लर्न, एंड जो भी आप पढ़ रहे हो उस पर आप स्ट्रेंथ रखना, मतलब ट्रस्ट करना, एंड उसको रिवाइज करना। ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पे ज़्यादा जाना मत। डोंट गेट फ्राइटेंड एंड लुकिंग एट एवरीवन एल्स। जैसे मैं जब आई थी तब भी मुझे भी थोड़ा डर लगा, क्योंकि बच्चे ना 12th क्लास बीटेक फर्स्ट ईयर से पढ़ना शुरू किया। मैंने वो पूरा पढ़ के जॉब करके उसके बाद में आई थी, तब भी मुझे थोड़ा वो डॉन्टिंग लगा। डोंट गेट स्केर्ड, एंड देन सेकंड पॉइंट इज कीप ऑन रिवाइजिंग। जो भी आप पढ़ाई करते हो, इफ़ यू डू नॉट रिवाइज इट, इट डज नॉट स्टे इन द माइंड। राइट, एक वो होता है। एंड थर्डली, यूपीएससी इज़ नॉट अबाउट मगिंग अप एट ऑल। तो बहुत सारे लोग जो बाहर होते हैं ना, वो बोलते हैं हमको कितना पढ़ लेते हो, कितना रट्टा मारते हो। कभी रट्टा मारना होता ही नहीं है यूपीएससी, जो मुझे लगा। इस 1 ईयर के प्रिपरेशन में मुझे ऐसा लगा कि आपको क्या करना चाहिए, द मेन थिंग इज observation, building a perspective and opinion about things, Right. which is according to the constitution of this country. ये बहुत important है। आपको observe करना है जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे मतलब आप बारिश में बाहर जा रहे हो and there is a lot of traffic jam, आप खुद से सोचना 1 मिनट कि क्यों हो रहा है। Is it because of sinkholes या traffic management अच्छा नहीं है, क्या है, आप क्या कर सकते हो। वैसा एक जनरल ऑब्जर्वेशन रखिए, एक पर्सपेक्टिव रखिए। डरना नहीं है, खुद पे भी trust yourself, be confident, and revise more and more. Revise. Okay, so thank you so much ma'am for your lovely message. ये मेरे रिपोर्ट्स थे जो लास्ट मिनट में थिंग्स दैट आई फेल्ट लाइक वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक, जो मैं न्यूज़पेपर से या फिर कहीं और वहाँ से मैं लिख लेती थी। एंड ये आंध्र बेते के शायद सोशियोलॉजी के छोटे छोटे नोट्स जो थे, इनको मैं बोलती थी लो कॉस्ट हाई प्रॉफिट। तो इनको आई मेक श्योर कि आई डू नॉट फॉरगेट देम एट एनी कॉस्ट। तो हर सुबह मैं एक बार इनको ऐसे देख के रख लेती थी, सो दैट नेवर गोज ऑफ माई माइंड। और जो भी मेरा शायद रुक जाए, जैसे मेरे रिमेनिंग मटेरियल है, ये मैंने नहीं किया है, 24th को मैंने ये सारे मेरे नहीं हुए, तो फिर आई यूज्ड टू मेक अ चार्ट ऑफ देम एंड मेक श्योर कि मेरा सब टिक हो जाए लास्ट तक। मेंस के लिए मैं सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स वाज प्रीवियस ईयर पेपर्स में करती थी, स्पेशली फॉर एथिक्स। तो एथिक्स का मैंने 2013 से 19 तक प्रीवियस ईयर पेपर्स का अपना खुद से आंसर्स लिखे थे। इवन इफ दे आर करेक्टेड और नॉट करेक्टेड, मैं ऐसे लिख के एटलीस्ट अपने पास रखती थी। इससे ये भी हो जाता है आपका प्रिपरेशन में वट एवर यू मिस, जैसे कि यहाँ पे इम्पार्शियलिटी, सेल्फिशनेस जो हमारे सिलेबस शीट में नहीं है, तब भी वो आ जाएगा। इवन इफ आई डोंट राइट द होल आंसर, आई यूज्ड टू ब्रेनस्टॉर्म एंड कीप इट, एंड सारे प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस को एक बार एटलीस्ट मैं देखती थी विद इन टाइम में लिखने। तो ये जो है मेरे रूम पे, आई यूज़ टू कीप इट नेक्स्ट टू माई टेबल, ताकि सारे पॉइंटर्स जो भी मैंने किए हो आई टिक इट। आई नेवर मेड श्योर कि कोई भी मेरा जीएस का सिलेबस रुक ना जाए। जैसे अगर मैंने सर्किल कर दिया हो तो वहाँ से कुछ और आई हैड टू ऐड। एसडीजी गोल्स भी मैंने बना के रखा था, क्योंकि आई थिंक एसडीजी गोल्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन डेवलपमेंट, नॉट जस्ट इन यूपीएससी। ये मेरे लास्ट में जैसे कि
अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी वाला डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 2019 सिविल्स मेंस में, एंड मुझे इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि एसडीजी गोल्स होते क्या है एंड व्हाट आर दे इन ब्रीफ। तो गेटिंग टू नो विच ऑल आर स्कीम्स विच आर इन रेलेवेंट विद द एसडीजी गोल्स इज इम्पॉर्टेंट, ताकि लास्ट में भी कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, आपके कोई भी GS 2 और 3 में बहुत काम आ जाएंगे। सो गाइस, आपने देखा कि मैम ने अपनी जर्नी को आपके साथ डिटेल में शेयर किया, साथ में उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी, बुक्स वगैरह सब कुछ बताई। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।